Hi everyone, my name is Atiya Zanab and today I'm going to explain how to write a personal profile for class 12th ISC board. इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मोहम्मद जवाद कुल ज़हरा और इनका नाम नहीं दिया गया है यहाँ पर MTRF गेमर्स के कहने पर अगर आपको भी कोई टॉपिक कोई और poem explanation, chapter explanation चाहिए, you can write down in comment box. I will definitely make the video. Now without wasting time, let's discuss personal profile for class 12th ISC board. क्लास 12th ISC बोर्ड पेपर पैटर्न की वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक प्रपोजल राइटिंग जो कि 10 मार्क्स का आएगा, जिस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, और जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आना है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें कोई भी टॉपिक आपका आ सकता है। ओके, आर्टिकल राइटिंग आ सकता है, बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू या किसी कल्चरल प्रोग्राम को रिव्यू लिखने पर आ सकता है, स्पीच राइटिंग आ सकती है, रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है, पर्सनल प्रोफाइल एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो 15 मार्क्स के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि इसमें कोई भी टॉपिक कभी भी आ सकता है। बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि भाई फिल्म रिव्यू और बुक रिव्यू ही पढ़ लेते हैं, बहुत है। नहीं, आपको कभी भी कुछ भी मिल सकता है। So my dear students, you have to work hard. You have to prepare each and every topic given here to score 15 marks. Today I will discuss personal profile. लेकिन आप देख सकते हो कि पर्सनल प्रोफाइल के बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी दिया गया है। हम पहले दोनों का डिफरेंस समझेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि पर्सनल प्रोफाइल कैसे लिखा जाता है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, चाहे आपसे पर्सनल प्रोफाइल लिखने को आए क्लास 12th ISC बोर्ड में, चाहे आपसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने को बोले, आपको उसमें अपने को डिस्क्राइब करना होता है और एक तरीके से अपने ऊपर ही ऐसे लिखना होता है पैराग्राफ्स के ज़रिए। कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता, पैराग्राफ्स के ज़रिए आपको अपने बारे में बताना होता है और कुल मिला के प्रूव करना होता है उस कॉम्पोजिशन से कि आप दिए गए पोस्ट या दिए गए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल फिट हो। ओके, लेकिन डिफरेंस होता है दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। आप वो डिफरेंस समझते हैं, आपको सिमिलैरिटी समझ में आई कि दोनों में ही आपको अपने बारे में बताना होता है, अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ बताकर अपने को प्रूव कराना होता है कि यू आर फिट फॉर द गिवन पोस्ट और फॉर द एडमिशन। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, तो आपको इससे डिफरेंस समझ में आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्लास 12 के बच्चों से पर्सनल प्रोफाइल मांगे गए हैं क्योंकि स्कूल में सिलेक्शन होना है हेड बॉय और हेड गर्ल का, उसके लिए आपसे पर्सनल प्रोफाइल मांगा गया है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखिए, देखिए मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है पर्सनल प्रोफाइल से कि नेशनल लेवल स्कॉलरशिप का कोई फॉर्म आया है और सबको भरना है और उसके साथ आपको अटैच करना है पर्सनल प्रोफाइल अपना। फाइन, तो आपको उसमें ये प्रूव करना होगा अपने आप को कि येस यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग दैट नेशनल लेवल स्कॉलरशिप। फाइन, लेकिन अब देखिएगा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से कैसे क्वेश्चन जाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने को बोला गया है, मान लीजिए कि आपको एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में मेडिकल लाइन में स्टडी करने के लिए एडमिशन लेना है, तो उस एडमिशन लेने के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं उसके साथ साथ आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अटैच करना होता है और उसमें भी आपको यही प्रूव करना होता है कि आपको वो एडमिशन मिलना चाहिए, यानी आप वो कैपेबिलिटी रखते हो, आपके अंदर वो स्किल्स हैं। दूसरा, मान लीजिए आपके फादर का ट्रांसफ़र हुआ है और आपको उस नई जगह पे कहीं किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके साथ साथ आपको यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ लगाते हो उसके साथ आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है। उसमें ये प्रूव करना होता है यू आर द फिट पर्सन टू टेक एडमिशन देयर। फाइन, अब आप समझिएगा कि दोनों में आपको डिफरेंस क्या रखना है जब आप लिखोगे अपने बारे में। पर्सनल प्रोफाइल में केवल आप अपने बारे में बताओगे, ठीक है, और अपने पॉजिटिव क्वालिटीज़ को ही बताओगे। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे पर्सनल प्रोफाइल लिखा जाता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको अपने साथ साथ अपनी खूबियों के साथ साथ आपको उस इंस्टीट्यूट जहाँ पे एडमिशन लेना है, कॉलेज जहाँ एडमिशन लेना है, जहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इन सब के बारे में आपको बताना पड़ेगा। यानी अपनी अच्छाई के साथ साथ आपको इनकी भी अच्छाई करनी पड़ेगी, उसका भी पूरा पूरा पैराग्राफ्स बनाना पड़ेगा। लेकिन पर्सनल प्रोफाइल में केवल आपको अपने बारे में बताना होता है। आई होप आपको सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है, दोनों चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। सीधे अब हम बात करेंगे कि पर्सनल प्रोफाइल लिखा कैसे जाता है। पर्सनल प्रोफाइल में इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने पर्सनल ट्रेड्स को बताना होता है। पर्सनल ट्रेड्स मतलब कि यहीं से स्टार्ट ही करना होता है आपको पर्सनल लेवल पे आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं वो बताना होता है। यानी कि आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आप पैशनेट हो अपने किसी भी प्लान को लेकर, या आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो, तो ये सारी चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद आपको एकेडमिक अचीवमेंट्स बतानी चाहिए कि आपने क्लास 12th में कितने परसेंटेज मार्क्स थे, आपके क्लास 10th में कितने परसेंटेज मार्क्स थे। अब उसके बाद आपको अपने हॉबीज़ और इंटरेस्ट, आपको सिंगिंग या रीडिंग क्या पसंद है और आपका किस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट
रहा है। ओके, उसके बाद आपको बताना होता है कि आप क्या बनना चाहते हो, व्हाट इज़ योर ड्रीम, और आप आगे आपके क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं वो आपको बताना होता है। तो कुल मिला के इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने पर्सनल प्रोफाइल में इंक्लूड करनी है, एक भी चीज़ इसमें से मिस नहीं करनी है। ये तो हुआ कि क्या चीज़ इंक्लूड करनी है। अब आपका पर्सनल प्रोफाइल देखने में कैसा होना चाहिए, तो रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट का मतलब होता है यूजफुल और इंपॉर्टेंट, और जो चीज़ पूछी गई है वो चीज़ लिखना, दैट इज़ कॉल्ड रेलिवेंट। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है पर्सनल प्रोफाइल, आप अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहे हो, अपने फ्रेंड्स के बारे में बता रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। जो चीज़ पूछी गई है आपसे अपने बारे में पूछा गया, तब अपने बारे में बताइए। दूसरा पॉइंट है कि शॉर्ट, मैक्सिमम आपका 7 to 8 पैराग्राफ्स और मिनिमम 5 पैराग्राफ्स होने चाहिए आपके, ठीक है। और टू द पॉइंट लिखिए आप, यानी कि अच्छे शब्दों का यूज़ करिए और कम शब्दों में अपनी बात को बता पाइए। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पर्सनल प्रोफाइल में आपको अपनी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन रखनी है, आपको अपनी वीकनेसेस नहीं बतानी है। आपको ये नहीं बताना है कि आपको रीडिंग नहीं आती है, आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो, ओके, ये सब आपको कुछ भी नहीं बताना है। अपने बारे में केवल और केवल पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही देनी है। बात करते हैं कि फॉर्मेट की, एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होना चाहिए, एक कंक्लूजन पैराग्राफ होना चाहिए। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में ही आप अपने पर्सनालिटी ट्रेट से शुरू करोगे और साथ साथ आपको अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स भी उसी पैराग्राफ में बतानी है। उसके बाद आप 3 पैराग्राफ्स में वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड करोगे जैसे मैंने अभी पीछे बताए थे आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी होती है। लास्ट में एक कंक्लूजन पैराग्राफ बताओगे जिसमें आपको अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताना है। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया, कुल मिला के पैराग्राफ्स में ही लिखना है। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल की, आईएससी गाइडलाइंस के हिसाब से जो लेटेस्ट फॉर्मेट बेस्ड एग्जाम्पल है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स और एकेडमिक अचीवमेंट्स के बारे में बताना होता है। यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे, आई एम हाईली मोटिवेटेड, यानी कि आप अपने बताओगे कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड इंसान हो। ऑप्टिमिस्टिक मतलब हमेशा गुड साइड सोचते हो चीज़ों का, और अफेबल हो। अफेबल का मतलब होता है जो इंसान बहुत मिलनसार होता है, दूसरे से बहुत मिलता जुलता है, ठीक है। आई एम ए गो गेटर। गो गेटर कहते हैं कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और हमेशा एनर्जी से भरा हुआ होता है सक्सेस को पाने के लिए। तो कॉन्फिडेंट लिखने से अच्छा है कि आप अच्छे वर्ड्स का यूज़ करिए। आई एम ए गो गेटर मतलब कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो एंड ऑलवेज स्ट्राइव्स। देखिए आप बस बहुत से बच्चे वर्क हार्ड लिखते हैं, तो वर्क हार्ड के जगह आप लिख सकते हो स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब होता है टू वर्क वेरी हार्ड, यानी कि आप हमेशा मेहनत करते हो एट एनी टास्क, हर काम में, ठीक है। उसके बाद है आई हैव ऑलवेज बिन गुड, यानी कि आप हमेशा अच्छे रहे हो। मैं हमेशा अच्छा रहा हूँ या रही हूँ पढ़ाई में एंड रैंक फर्स्ट, और मैं हमेशा फर्स्ट रैंक आई है क्लास 1 to 12th। और मैंने 10th के एग्जाम्स में 95% एग्रीगेट का मतलब होता है लगभग अराउंड, यानी कि मुझे अराउंड 95% मार्क्स मिले थे। उसके बाद आप लिख सकते हो आई हैव वन अ नंबर ऑफ लॉरल्स। देखिए आप अपने अवार्ड्स के बारे में बताते हो, तो अवार्ड्स वर्ड काफ़ी मतलब सभी लोग लिखते हैं, आप क्या लिखोगे? लॉरल्स। वाई? बिकॉज लॉरल का मतलब होता है प्रेज और अचीवमेंट अर्न बाय समबडी फॉर देयर अचीवमेंट, ओके। तो आप अपने स्कूल के लिए आपने बहुत सारा अचीवमेंट्स आपने हासिल करी है, अपने स्कूल को कई सारे अवार्ड्स दिलवाए हैं इंटर स्कूल एंड इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन्स में, और कॉम्पिटिशन्स के नेम वहाँ बताओगे। एलोक्वेशन का मतलब होता है स्पीकिंग स्किल्स पे जो कॉम्पिटिशन होते हैं, क्रिएटिव राइटिंग, पोएट्री, स्टोरी टेलिंग, डिबेट एंड क्विजेस। उसके बाद आप बताओगे कि आप नेशनल लेवल बैडमिंटन चैंपियनशिप रहे हो। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको भाई 12th आईसी बोर्ड में लिखना है, वहाँ पे एग्जामिनर आपके पास नहीं आएगा और किसी से पूछेगा नहीं कि आपके अंदर वाकई ये सब चीज़ें थी कि नहीं थी। आपको इंप्रेशन जमाना है, अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। बिसाइड, इसके साथ साथ आई हैव अ पैशन फॉर थिएटर, मेरे को थिएटर के प्रति बहुत पैशन था। थिएटर मतलब ड्रामा, ठीक है। और मैं अपने स्कूल के जो ड्रामेटिक सोसाइटी थी उसका सेक्रेटरी भी रहा हूँ या रही हूँ, और मैंने कई सारे प्लेस में केवल एक्ट ही नहीं किया है, मतलब कि मैंने उसमें रोल ही नहीं प्ले किया है, बल्कि मैंने जो ऑर्गेनाइज करना होता है उस प्ले को, उसमें भी बहुत एसोसिएट करा है अपने मेंबर्स को। और 2018 में मुझको हेड गर्ल बनाया गया था। फाइन, तो अगर आप लड़की हो तो आप लिखोगे हेड बॉय, तो भले ही अपना बनाएंगे लेकिन आपको लिखना है। और हेड गर्ल बनाने के बाद से सिंस देन, तब से मैंने अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हेड गर्ल की थी बहुत ही अच्छे से संभाली थी विद एलान। एलान का मतलब होता है एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म, यानी पूरे उत्साह के साथ हमने इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शोल्डर किया था। शोल्डर का यहाँ पे एक शोल्डर वर्ब की तरीके से यूज़ हुआ है, वैसे तो शोल्डर का मतलब होता है कंधा, लेकिन यहाँ पे है जिम्मेदारी को संभालने की इंग्लिश होती है शोल्डर। फाइन, तो आप अच्छी वोकैब्स लिखोगे, आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो देखिए आपने पर्सनल ट्रेड्स और एकेडमिक अचीवमेंट्स के बारे में ही अभी तक बताया है। तो अब आप क्या बताएंगे? अपने हॉबीज़ और इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। देखिए आपने एक पैराग्राफ बनाया अपने हॉबीज़ और इंटरेस्ट को लेकर, जैसे आई एम अपॉल्ड। अपॉल्ड का मतलब होता है बहुत ही गंदा फील करना किसी के लिए, फीलिंग डिस्गस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताना चाह रहे हो, अपना इंप्रेशन जमाना चाह रहे हो कि आई एम अपॉल्ड, मुझे बहुत डिस्गस्टिंग फील होता है किस पर? एट द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन। प्लाइट मीन्स होता है बहुत बैड कंडीशन, ठीक है, यानी बच्चों की जो बुरी कंडीशन है। लिविंग इन द स्लम्स, स्लम्स कहते हैं कि ऐसे एरिया में जहाँ रहने की अच्छी सुविधाएं नहीं होती हैं, झोपड़पट्टी वाले जो इलाके होते हैं। तो आप कहना ये चाह रहे हो कि मुझे बहुत गंदा लगता है ऐसे बच्चों को देखकर, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से आई हैव जॉइन एन एनजीओ, मैंने एनजीओ ज्वाइन किया हुआ है जिसका नाम बचपन है, और इसके ज़रिए
मैं स्लम कॉलोनीज़ में रहने वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ और ऐसे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करता हूँ जिसका एम डैट मतलब जिसका ये एम होता है कि वहाँ के बच्चों की कंडीशन को सुधारना। अगर कोई ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। तो ये आपने क्या बताया, अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बताया कि आपको किस चीज़ में मज़ा आती है, फ़ाइन। अब आप बताओगे अपनी हॉबीज़ के बारे में कि एक चीज़ जो मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ, कभी नहीं थकता हूँ उससे, वो है रीडिंग। इसी वजह से दैट इज़ वाई इसी वजह से मैं कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढता हूँ जो स्टिमुलेटिंग होता है। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, मतलब मैं इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीज़ें पढ़ना पसंद करता हूँ। दूसरा है कि थॉट प्रोवोकिंग मटीरियल, यानी कि मैं ऐसे मटेरियल को, ऐसे कंटेंट को पढ़ता था जिससे मेरे थॉट्स अराउज होते थे मेरे अंदर। तो थॉट्स प्रोवोकिंग मतलब ऐसा कंटेंट पढ़ता था जिससे खुद के मेरे थॉट्स बहुत डेवलप होते थे। और ये नेचुरल सी बात थी, इसी वजह से मैं हमेशा ड्रिफ्टेड का मतलब होता है बहना, यानी मेरा एक बहाव था, मेरा एक खिंचाव था इंग्लिश लिटरेचर की तरफ, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में भी रीडिंग डिमांड करती है, रीडिंग को बहुत सारा करना होता है आपको इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये एक नेचुरल सी चीज़ थी, रीडिंग की वजह से मैं अपने स्कूल में इंग्लिश लिटरेचर की तरफ बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट रहता था। अब आपको ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस बतानी है आपने कि आपकी क्या क्या ड्रीम्स हैं अपार्ट फ्रॉम सिंपली एंजॉइंग रीडिंग, यानी कि सिर्फ रीडिंग और राइटिंग के अलावा, इसको शौक रखने के अलावा मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था लिटरेचर के प्रति। और जो रिटन वर्ड का मतलब होता है रिटन मटीरियल, यानी मुझे कंपोजिशन बहुत पसंद था, लिखना बहुत पसंद था। इस वजह से मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि आई वांट टू अर्न अ डिग्री, मुझे एक डिग्री लेनी है इंग्लिश लिटरेचर में एक रेप्यूटेड कॉलेज से। और डिग्री जब मुझे मिल जाएगी, इससे मेरे दो काम होंगे। दिस विल नॉट ओनली एनेबल मी, यानी इससे मेरे सिर्फ करियर गोल ही नहीं हासिल होगा, जो मेरा करियर गोल है सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बनने का, बल्कि मैं उनकी आवाज़ बनूंगा, वॉइस बनूंगा। डाउन ट्रॉडन का मतलब होता है दबे कुचले लोग, यानी कि वो इस्लाम एरियाज में रहने वाले लोग जो कि डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, उनके इश्यूज़ की को रेस करूंगा, आवाज़ बनूंगा उनके लाइफ से कंसर्न जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मैं एक बोर्डिंग स्कूल भी खोलना चाहता हूँ गरीब बच्चों के लिए, जिस तरीके से गुरुकुल्स हुआ करता था हमारे पुराने टाइम में, लेकिन अब वही गुरुकुल मैं मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ खोलना पसंद करूँगा। तो ये इस पैराग्राफ में आपने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया। लास्ट में एक कंक्लूजन लाइन आपको लिख देनी है कि अपने डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से मुझे यकीन है कि मैं अपने सारे ड्रीम्स और सारे जो मेरी इच्छाएँ हैं वो रियलिटी में चेंज कर दूँगा। तो आई होप आपको पर्सनल प्रोफाइल समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।